नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने यह किताब 1936 में लिखी, लेकिन इससे पहले वे करीब 25 साल व्यापार से जुड़े लोगों व संस्थानों के लिए अपने एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी काम करता हो, तभी सफल हो सकता है जब उसे लोगों को प्रभावित करना आता हो। और उस वक्त ना तो ऐसे पाठ्यक्रम थे और ना पुस्तकें जो लोगों को यह सिखा सके कि दूसरों पर अपनी अच्छी छाप कैसे छोड़ी जा सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कार्नेगी ने इस किताब पर काम शुरू कर दिया। सैकड़ों लेख, दार्शनिकों की किताबें, जीवनियाँ पढ़ने और सिनेमा, विज्ञान और राजनीति आदि क्षेत्रों की कामयाब हस्तियों के इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें जो अनुभव और ज्ञान हासिल हुआ, उसके निचोड़ को उन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल के रूप में प्रस्तुत किया। मंत्र मुग्ध कर देने वाली जादुई शैली में लिखी इस किताब की भाषा सरल, जोशीली, चुटीली और सीधे संवाद करने वाली है। इसमें संदेश को आसानी से समझाने के लिए अनेक कथाओं व उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और दिलचस्प बना देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 4, ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। पुस्तक का चौथा और अंतिम भाग हमें सिखाता है कि हम लोगों को ठेस पहुंचाए बिना भी उनमें बदलाव कैसे ला सकते हैं। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है। उसे विनम्रता से उसकी गलती के बारे में सोचने का अवसर दें। एक अच्छा लीडर अपने साथियों की सराहना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आलोचना किसी पौधे के लिए पाले का काम करती है और प्रशंसा खाद का। यह प्रशंसा अगर किसी खास काम के लिए की जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्नेगी के दिए गए उदाहरण बताते हैं कि किस तरह चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखक एक वेयर हाउस में बोतलों पर लेबल लगाने का काम करते रह जाते अगर उन्हें प्रशंसा रूपी खाद पानी न मिला होता। कार्नेगी का कहना है कि यदि किसी में आप कोई सुधार लाना चाहते हैं तो उसे ऐसा महसूस कराएं जैसे वह उस व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी हो। उसे ऐसी इमेज उपहार में दें जिसे वह कभी बदलना ना चाहे। उसे प्रोत्साहित करें कि वह बहुत अच्छा करता है और थोड़ी सी कोशिश और मेहनत से उसे बेहतरीन बना सकता है। गलतियों को सुधारना और नया सीखना मुश्किल नहीं होता। दूसरों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। यह काम उनकी क्षमता पर सवाल उठाकर नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमताओं से परिचित कराकर ही संभव है। इस किताब का मूल फंडा यही है कि हर इंसान में सराहना, महत्वपूर्ण समझे जाने, अच्छी छवि, सम्मान और प्रसिद्धि की भूख होती है। उसे पहचानिए और उनकी भूख को ईमानदारी से पूरा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम या उद्देश्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। किताब के इस चौथे भाग में डेल कार्नेगी ने 9 सिद्धांत का उल्लेख किया है, जिसके प्रयोग से हम ठेस पहुंचाए बिना लोगों को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण 9 सिद्धांत। भाग 4, अध्याय 1, अगर गलती ढूंढनी ही है तो ऐसे ढूंढें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। दोस्तों, अगर हम पहले अपनी अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराइयां सुनना हमारे लिए हमेशा आसान होता है। यह तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बढ़िया है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते परंतु ना भी कहना है तो कूटनीति का सहारा लीजिए। इस बारे में कार्नेगी बाल बनाने वाले का उदाहरण देते हैं, जो दाढ़ी बनाने से पहले साबुन मलता है ताकि चेहरे पर उस तरह की चुभन महसूस ना हो। इसी प्रकार हमें भी अगर किसी को उसकी कोई गलती बतानी है तो शुरुआत पहले उसकी किसी खूबी की तारीफ के साथ करें। कभी सीधे सीधे किसी को उसकी गलतियां ना बताएं। खराब कहने से ज्यादा अच्छा है उसे और बेहतर बनाने की संभावनाएं और सुझाव पेश करना। इससे सामने वाला आपको एक आलोचक की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखेगा। और भी अच्छा हो यदि आप किसी को उसकी गलतियां बताने से पहले उसे अपनी गलतियां भी बताएं। अपना काम निकलवाने हेतु सामने वाले की सच्ची तारीफ करें। हथौड़े या डायनामाइट वाली शैली ना अपनाएं। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं।
जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं, और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका भी मूड ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बातें करते हैं तो ये बात काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूती देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उससे बात कैसे करें या किस विषय में करें, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान को ध्यान से देखने के बाद उनकी किसी खास चीज़ या काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान न सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करने लगता है बल्कि आपको पसंद भी कर लेता है। यानी एक तीर से दो निशाने। भाग 4 अध्याय 2, आलोचना करें पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करें। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत कहता है, लोगों की गलतियां सीधे तरीके से ना बताएं। लोगों को एहसास कराएं कि आपका उद्देश्य उसकी आलोचना करना नहीं बल्कि उस संभावित नुकसान से बचाना है जो वैसी ही गलतियों की वजह से आपको उठाना पड़ा था। किसी के आत्मसम्मान को आहत किए बिना उसे उसकी गलती सुधारने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी भाषा आदेशात्मक होने की बजाय सुझावात्मक हो। इसे ऐसा करो की जगह शायद इसे ऐसा करना ज़्यादा उचित होगा कहने से सुनने वाले में विद्रोह की जगह सहयोग की भावना विकसित होती है। दोस्तों, मुश्किलें तो तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। लेखक डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि किसी की गलती को बताना हो तो उसे सीधे तरीके से ना बताएं। सीधे तरीके से बताने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए जा रहे हैं, दोनों के अंतर को समझें व अपनी बात करने का अंदाज बदलें। पहला वक्तव्य, हमें तुम पर सचमुच गर्व है कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, परंतु तुमने गणित में ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम्हारे नंबर और अच्छे होते। दूसरा वक्तव्य, हमें तुम पर गर्व है कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, और अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो अगली बार बाकी विषयों के साथ गणित में भी अच्छे नंबर लाओगे। अगर किसी की आलोचना करना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से करें ताकि उन्हें बुरा ना लगे। दूसरों की गलती सुधारने का बढ़िया तरीका यही है। मसलन जॉन अपनी स्टील की कंपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ मजदूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे धूम्रपान करते हुए देखा। लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन मजदूरों को एक एक सिगार पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगार पिए, लेकिन बाहर जाकर। उन मजदूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। भाई, ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा। भाग 4 अध्याय 3, पहले अपनी गलतियां बताएं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत कहता है, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अपनी गलतियां सुनना ज़्यादा कठिन नहीं होता अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती हैं, चाहे हम अपनी गलती सुधार पाए हो या नहीं। अपनी खुद की गलती मान लेने से हमें सामने वाले का व्यवहार बदलने में मदद मिलती है। इसका उदाहरण हमें टिमोनियम मैरीलैंड के क्लेरेंस जहरसेन के उदाहरण से मिलता है। क्लेरेंस को पता चला कि उसका 15 साल का लड़का डेविड सिगरेट पीने लगा है। जहरसेन ने हमें बताया, जाहिर है मैं नहीं चाहता था कि वह सिगरेट पिए, परंतु उसकी माँ और मैं दोनों ही सिगरेट पीते थे। इस तरह हम हर समय उसके सामने एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे थे। मैंने डेविड को समझाया कि मैंने उसकी उम्र से सिगरेट पीना चालू कर दिया था और निकोटीन के सामने मैं हार गया हूँ। अब इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैंने उसे बताया कि सिगरेट पीने के कारण ही मुझे कफ की इतनी अधिक समस्या होती थी, और मैंने उसे यह भी बताया कि वह खुद मुझे सिगरेट छोड़ने की कई बार सलाह दे चुका है। मैंने उसे सिगरेट छोड़ने के विषय में कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, इसके खतरे के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी, न ही उसे सिगरेट पीने से मना किया। मैंने सिर्फ उसे इतना बताया कि मैं किस तरह सिगरेट का आदी हुआ था और मुझे इसका कितना नुकसान झेलना पड़ा। उसने इस बारे में कुछ समय सोचा और फिर फैसला किया कि वह कॉलेज छोड़ने तक सिगरेट नहीं पिएगा। इस बात को सालों गुजर चुके हैं, परंतु डेविड ने अब तक सिगरेट पीना शुरू नहीं किया है और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। इस चर्चा के बाद मैंने भी सिगरेट छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार की मदद से मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया। एक अच्छा लीडर इस सिद्धांत का पालन करता है। भाग 4 अध्याय 4,
कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत कहता है, सीधे आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछें। अपने अधीनस्थों को काम करने का सीधा आदेश नहीं देना चाहिए। लोगों को अपना काम करने देना चाहिए ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सके। सख्त आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछने की तकनीक से सामने वाले के लिए अपनी गलतियां सुधारना आसान होता है। इससे उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचता और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती है। इससे विद्रोह नहीं, सहयोग की भावना को बल मिलता है। अगर लोगों को यह लगने लगे कि उस निर्णय को लेने में उनका भी हाथ है, तो वो अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को भीड़ में सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, तो ये उसूल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण के लिए, एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम समय को मैनेज कर ऑर्डर को पूरा कर सकें। अब एक के बाद एक सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है, तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने कर्मचारियों से मीटिंग कर कुछ सवाल किए और नतीजा सामने था। इसी तरह से आप भी इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।